Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In your chapter organizing, today I am going to discuss about the organization structure. Dear student, जो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेस से हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में कई तरह का स्ट्रक्चर होता है। पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है कि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। जितने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे उतने ज़्यादा उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अलग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में एक ही कंपनी के कई ब्रांचेस होते हैं, कई प्रोडक्ट बनाती है एक ही कंपनी। मतलब एक ही कंपनी दवा भी बनाती है और एक ही कंपनी कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, एक ही कंपनी कपड़े का भी प्रोडक्शन करती है और एक ही कंपनी क्या करती है, शूज़ का भी प्रोडक्शन करती है या अदर कोई थिंग्स है इसका प्रोडक्शन करती है। तो एक ही कंपनी, नाम एक ही कंपनी है। जैसे सपोज कर लिया आपका रिलायंस है, तो रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस टेक्सटाइल्स, तो इस तरह के रिलायंस कंपनी के ढेरों सारे डिवीजन हैं। अब जब अगर डिविजनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो रिलायंस कंपनी फुटवियर डिवीजन, क्लॉथ्स डिवीजन, पेट्रोकेमिकल डिवीजन्स, कम्युनिकेशन डिवीजन, तो इस तरह की चीज़ें जो है डिविजनल स्ट्रक्चर में आती हैं। तो organization structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationship between people, work and resources. The need for an adequate organization structure is felt by an enterprise whenever it grows in size or complexity. Benefits of adequate organization structure. First, it will result in increased profitability of the enterprises. इसका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये होता है कि इससे हम कि इंटरप्राइजेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि हम जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम डेलीगेशन का काम करते हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एट द राइट मैन। तो जब हम डेलीगेशन का प्रोसेस अपनाते हैं तो सबको उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब असाइन किया जाता है और उसको स्किल के अकॉर्डिंग उसको वर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो जो व्यक्ति जिस वर्क में ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर सकता है उसको वही वर्क दिया जाता है, तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। जब उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होता है तो फर्म का ग्रोथ होता है। It allows correlation and coordination among human, physical, financial resources and this enable to business enterprises accomplish the desired goals. अब इससे क्या होता है, जब हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है तो सबको अपने अपने वर्क का क्या होता है, नॉलेज हो जाता है कि उसे करना क्या है। मीन्स टू से ऑल एम्प्लॉय हैव ए पर्टिकुलर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी के पास एक पर्टिकुलर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और वो उस अथॉरिटी का यूज करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, करने का प्रयास करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ें फर्म को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिलाती है। उसके जो प्रोग्रेस में क्या होता है, जो उसका टारगेट है, गोल्स है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। A proper organizational structure is essential to ensure smooth flow of communication and better control over operation of a business enterprises, span of management determination, level of management in the organization structure. तो इस तरह का organization structure क्या होता है, जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है और ये भी इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट के साथ उसका किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं होता है। ठीक है, और सभी एक दूसरे का क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं।
नेक्स्ट है डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन indispensable means and the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक इंडिस्पेंसिबल साधन है, तरीका है. मतलब मैंने क्या कहा था कि ऑर्गेनाइजिंग में आप सामान को किस तरह से, जैसे सपोज करिए आपके घर सामान ढेरों तरह के, कोई शीशे के सामान है, कोई प्लास्टिक के सामान है, कोई लोहे के सामान है, कोई पत्थर के सामान होंगे. तो इस तरह से ढेरों वैरायटी के जो आपके वहाँ सामान है, आपको उनको अरेंज करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? पत्थर वाले सामान के नीचे आप शीशे का सामान रख देंगे जिसे टूट जाए, पत्थर के सामान के नीचे आप प्लास्टिक का सामान रख देंगे, लोहे के सामान के नीचे आप शीशे का रख सकते हैं? नहीं. मीन्स the accurate arrangement of resources is called organizing. अब ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक मीन्स बनाते हैं कि सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उसके नीचे जो उसके असिस्टेंट होंगे, उसके नीचे डिविजनल डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, डिपार्टमेंटल के मैनेजर के नीचे कुछ एडवाइजर होंगे, उस एडवाइजर के नीचे आपके उस डिपार्टमेंटल मैनेजर के नीचे क्या होंगे? सुपरवाइजरी लेवल के सुपरवाइजरी लेवल होगा, सुपरवाइजर होंगे, फोरमैन होंगे, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो है उसमें रहेंगी. तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस के ऊपर होता है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कितना अच्छा आपने अपना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बनाया है. Organization structure are pattern of relationship among the various position in a firm and among the various people occupying the positions. पीटर एफ डर्की इसका इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक पैटर्न है जो रिलेशनशिप होता है वेरियस पोजीशन पर बैठे हुए एम्प्लॉय का. जैसे कोई अगर प्रोडक्शन मैनेजर पे पोस्ट पे बैठा हुआ है और कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो एक रिलेशनशिप को बनाता है, एक हिरार्ची को बनाता है कि जो हिरार्ची उसके बीच में क्या है? मैनेज. नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर. दो टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं मैंने अभी पहले डिस्कस किया था कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर is a type of organizational structure formed by grouping of job of similar structure under major functing and organizing. These are separate departments. All departments report to a coordinating heads. For example, in manufacturing firm, all jobs related to production are grouped in production department. तो अगर सपोज करिए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कुछ प्रोड्यूस करती है कोई गुड्स, तो उसमें जितने भी उसमें जॉब सीकर होंगे, जितने भी जॉब उसमें करने वाले होंगे, एम्प्लॉय वर्कर्स, वो डायरेक्टली किस ग्रुप में होंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ग्रुप में. ये हमारा डिपार्टमेंटेशन है. ये देखिए पैटर्न यूज्ड इन डिपार्टमेंटेशन के बरकत यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है. इसमें आपके 4 डिपार्टमेंट है: प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल. मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स है. ठीक है. और ऐसे ही एडवर्टाइजिंग में न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स है, और दूसरा क्या है? रेडियो एंड टीवी है. तो इस तरह से इसमें सिर्फ एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग को डिवाइड किया गया. इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसको आप बढ़िया से अपने कॉपी पर क्या करेंगे, इसको ये डायग्राम को बनाएंगे. ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इस पर आप थोड़ा सा फंक्शन स्ट्रक्चर का अलग से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो आप इसमें इसका प्रोफार्मा अपने कॉपी पर जरूर बनाएंगे. नेक्स्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन देखिए. पैटर्न्स यूज्ड इन डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज. जब प्रोडक्ट के बेसिस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी. अब इसमें 2 प्रोडक्ट के हैं. जैसे मैंने बताया ना कि 2 डिवीजन हो,
एक फुटवियर डिवीजन हो और एक टेक्सटाइल डिवीजन हो। तो सपोज करिए ये टेक्सटाइल डिवीजन है और ये फुटवियर डिवीजन है, तो टेक्सटाइल में भी 4 डिपार्टमेंट है और आपके फुटवियर में भी क्या है, 4 डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही है, मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही है, लेकिन उसके 2 डिवीजन है और दोनों डिवीजन में अलग अलग थे। नेक्स्ट है ये डिपार्टमेंटेशन बाय टाइम, ग्रुपिंग बाय प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। तो अब इसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं, तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उसको बांट देते हैं। तो उसमें जो प्रोडक्शन मैनेजर है, अगर टेक्सटाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले स्पिनिंग होगी, सिलाई होगी, डाइंग होगी, उसका कलर होगा, वेविंग होगी, स्पाइन, उसके बाद से फिनिशिंग, फिर उसकी फिनिशिंग होगी। तो ऐसे ये वर्क तो होता है, लेकिन उसमें कुछ और एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, टाइमली, उसमें टाइम लगता है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग ये डिपार्टमेंटलाइजेशन है। नेक्स्ट चीज है हेड ऑफिस, वो पैटर्न्स यूज्ड इन डिपार्टमेंटेशन, ग्रुपिंग बाय एलोकेशन एंड टेरिटरीज। अब एलोकेशन एंड टेरिटरीज का मतलब एक ही कंपनी हो, कोई यूपी में एक लखनऊ में ब्रांच है उत्तर प्रदेश में, एक बॉम्बे में है ब्रांच, एक चेन्नई में ब्रांच है और एक नैनीताल में ब्रांच है, देहरादून में ब्रांच है, या इस तरह की चीज़ें आपके अलग अलग जोन में डिवाइड होते हैं। कई ऐसी फेमस जो कंपनियां होती है उनके हेड ऑफिस जो होते हैं, डिवीज़न जो होते हैं, वो जोन में डिवाइड होते हैं, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, इस तरह के जोन में भी डिवाइड होते हैं। तो अलग अलग उनके ब्रांचेस होते हैं, तो उस तरह का भी डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थर्न जोन, साउथर्न जोन। और इस तरह से अगर हम बात करें सेंट्रल जोन की, तो इसमें जालंधर डिवीज़न, चंडीगढ़ डिवीज़न, न्यू दिल्ली डिवीज़न, अजमेर डिवीज़न। और इसमें न्यू दिल्ली डिवीज़न में ब्रांचेस 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस। तो इस तरह का डिपार्टमेंटलाइजेशन। सुटेबिलिटी क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का? फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल इज इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, when the size of organization is large and producing single product or a small number of related to product. When the organization has to carry out diversified activities, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ अलग तरीके का अगर प्रोडक्ट यूज करता है, वो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट एक्टिविटीज करता है। When the organization of the organization ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये कौन ऐसे इस तरह का फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाता है जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को हाई डिग्री सबसे स्पेशल कंपनी या फेमस कंपनी बनाना चाहता है और अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना चाहता है, तो वो कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा, अपने डिपार्टमेंट को क्या करेगा, मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन? जब हम डिपार्टमेंट में अपने वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो डिपार्टमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट का अपने वर्क के लिए उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन में उसका स्पेशलाइजेशन है, हम उसको फाइनेंस मैनेजर का वर्क, फाइनेंसिंग का वर्क दे दे तो वो नहीं कर पाएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर का प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन है, उसका उसी वर्क, वही वर्क दिया जाए, उसका उसी में ग्रोथ होगा, उसी में डेवलपमेंट होगा और उसी में वो कंपनी के लिए भी अच्छा वर्क कर सकता है, इफिशिएंटली वर्क कर सकता है। तो नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जब डिपार्टमेंट में जब बढ़ जाते हैं तो डिपार्टमेंट के बीच में एक बेटर कंट्रोल होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है डिपार्टमेंट के बीच में, जिससे जो टारगेट या जो गोल्स कंपनी रखती है वो इजीली क्या होता है, अचीव हो जाता है। नेक्स्ट है इफिशियंसी। तो जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है तो इससे जो मैनेजरियल जो इफिशियंसी होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि मैनेजर्स पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, जो वर्क का बर्डन होता है उसका वर्क का बर्डन नीचे के जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसलिए वो खुल करके कुछ नए एक्टिविटी के बारे में सोचता है या उसके फंक्शनिंग के स्मूथ फंक्शनिंग के बारे में सोचता है या कंट्रोलिंग के बारे में सोचता है। नेक्स्ट, मिनिमाइज कास्ट। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशंस ऑफ एफर्ट विच रिजल्ट्स इन लोअर कास्ट। जब सभी डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज स्किलफुल पर्सन को
अपने उसके स्किल के अकॉर्डिंग ही जब वर्क दिया जाएगा तो वो उस वर्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करेंगे, जिससे कि कम से कम क्या होगा, वेस्टेज होगा। और जब कम से कम वेस्टेज होगा यानी कि उसका जो कास्ट होगा वो मिनिमम कास्ट होगा। फैसिलिटेट ट्रेनिंग, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज मोर इजी एज दे, और इस तरह से जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है तो उसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग देना भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, इसके भी कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि डी एम्फेसाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर मोर एम्फेसाइज इज गिवन ऑन accomplishing of departmental objective rather than the overall organizational objective, it will adverse effect on the company। क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो उसके एक्टिविटी होते हैं, जो ऑपरेशन होता है, वो कई डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं और हर डिपार्टमेंट का उसका टारगेट हो जाता है। तो जो हम पूरे कंपनी के टोटल होल ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोच करके हम डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते हैं, तो अब वो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बढ़ जाता है। इसलिए होल ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ हम इम्फेसाइज नहीं हो पाते हैं, हम डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव की तरफ इम्फेसाइज होते हैं। कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो अपने टारगेट की तरफ ध्यान देता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है अपने टारगेट की तरफ ध्यान देता है, फाइनेंसिंग है तो अपने डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान देता है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसकी जगह ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, इट मे बी डिफिकल्ट टू अचीव कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड। जब डिपार्टमेंट में बढ़ जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो कोऑर्डिनेशन उनके बीच स्मूथली बना रहे। कारण क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पर अलग अलग वर्क हुए, तो अब उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स है, तो ऐसे इस डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ऐसे ही परचेज डिपार्टमेंट है और क्या बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेज होते हैं। रीजन क्या है कि अगर मार्केटिंग मैनेजर अगर अपना सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो किसको ब्लेम करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर को ब्लेम करेगा कि मुझे एट दैट टाइम वो मुझे गुड्स प्रोड्यूस करके नहीं दिया। अब प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर ब्लेम करेगा, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर पर ब्लेम करेगा, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर के ऊपर ब्लेम करेगा कि उसने मुझे टाइम से रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं दिया इसलिए मैंने प्रोडक्शन नहीं किया। तो अक्सर ऐसा डिपार्टमेंट के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, विवाद हो जाते हैं, इस तरह के चांसेज आते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन में। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए दिया जाता है, इसलिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। हम उसको कम अधिक कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। डिफिकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, और इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम्स। हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल्स आर डिक्लाइनिंग, अगर सेल्स कम हो रहा है देन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो अगर सेल्स टारगेट अगर डिक्लाइन हो रहा है, सेल्स टारगेट नहीं अचीव हो पा रहा है, तो उसके लिए कौन दोषी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो इसमें हम किसी एक को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, क्योंकि क्या होते हैं जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं, सारे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंस है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे इंटरडिपेंडेंस है, प्रोडक्शन परचेज पे डिपार्टमेंट्स पे, परचेज फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
HR डिपार्टमेंट पर भी डिपेंड है वो, क्योंकि वो एम्प्लॉई अपॉइंट करके वर्कर से अपॉइंट करके उसे देगा। हो सकता है वर्कर्स कम हो तो टाइमली वो भी अगर अपॉइंट नहीं करता तो ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है प्रोडक्शन में कि सब कुछ चीज़ें सही हैं। तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट एक साथ वर्क नहीं कर पाते और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम होती है कि हम किसको जिम्मेदार ठहराएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।